कहानी शुरू होती है एक साधारण सी लुहारिन से, जिसे सब लोग मामूली समझते थे, पर किसी को नहीं पता था कि वह असल में इस राज्य की महारानी है। जिस सूदखोर साहूकार ने उसे ठगा था, आज उसी की दिवाली की महफिल में वो उसे उसी की चालाकी से फंसाने वाली है। यह कहानी तलवारों की नहीं, एक औरत की तेज बुद्धि की है, और जब सच सामने आएगा पूरी महफिल का रंग उड़ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब मारवाड़ की उन रेत भरी सड़कों पर कारीगरों का एक बड़ा सा मेला लगता था। उस मेले में तरह तरह के लोग थे। कोई लोहे का सामान बनाता, कोई चांदी की ज्वेलरी करता, कोई मिट्टी के बर्तन बेचता और कोई जड़ी बूटियां बेचता। इन्हीं सबके बीच थी एक जवान लुहारिन, नाम था गौरी। गौरी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसकी आंखों में एक अलग सा तेज था। जो भी उसे एक बार देखता समझ जाता कि यह औरत साधारण नहीं। गौरी के पास एक ऊंट था, नाम था कजली। वह कोई मामूली ऊंट नहीं था, उसकी चाल इतनी तेज कि धूल भी उसके पीछे नहीं दौड़ पाती। रंग इतना गहरा सांवला कि जैसे बादल भरी रात, और आंखें ऐसी चमकीली जैसे रेगिस्तान में चमकता सूरज। जब वह दौड़ता तो लगता मानो रेत पर आग की लपटें दौड़ रही हों। मेले में हर कोई कजली की तारीफ करता। लोग कहते, गौरी तेरा ऊंट तो राजघरानों के लायक है, बेच दे तो तेरी सारी गरीबी मिट जाए। पर गौरी मुस्कुराकर कहती, यह ऊंट मेरा भाई है, इसे मैं सिर्फ उसी को दूंगी जो इसकी असली कीमत पहचाने। एक दिन मेला जोधपुर के पास बसे समृद्ध शहर बीकानेर में पहुंचा। यह शहर अपने विशाल किलों और रंग बिरंगे बाजारों के लिए मशहूर था। बीकानेर का सबसे बड़ा सूदखोर साहूकार था लक्ष्मी चंद। वह दौलत और रुतबे पर इतना घमंड करता कि लोग उसका नाम भी डर से लेते थे। उसके पास पहले से ढेर सारे ऊंट थे, पर उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। जैसे ही उसे खबर मिली कि एक लुहारिन के पास बेमिसाल ऊंट है, वह अपने नौकरों के साथ मेले में पहुंच गया। कजली को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। बोला, वाह, ऐसा ऊंट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लुहारिन, यह बिकाऊ है? गौरी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर इसकी कीमत बहुत है। लक्ष्मी चंद हंसते हुए बोला, कीमत की फिक्र मत कर, मैं बीकानेर का सबसे बड़ा साहूकार हूँ। बता कितने चाहिए? गौरी ने सोचकर कहा, 50,000 चांदी के सिक्के। लक्ष्मी चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आज मेरे पास इतने सिक्के नहीं, कल सुबह मेरी कोठी पर आ जाना, मैं पूरे पैसे देकर ऊंट ले लूंगा। गौरी ने थोड़ी हिचक के बाद हामी भर दी। ठीक है साहूकार जी, सौदा पक्का ना? लक्ष्मी चंद ने घमंड से कहा, हाँ हाँ, मेरा वचन पत्थर की लकीर है। अगली सुबह गौरी ने कजली को खूब सजाया और साहूकार की कोठी की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह सोचती रही कि इतने पैसे मिलेंगे तो वह अपने पूरे मेले की गरीबी मिटा देगी। कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरबान से कहा, मुझे साहूकार जी ने बुलाया है, ऊंट का सौदा करना है। दरबान ने अंदर खबर की। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चंद बाहर आया, पर अब उसके चेहरे पर कल वाली चालाक मुस्कान नहीं थी। वह ठंडे लहजे में बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? गौरी हैरान रह गई। बोली, साहूकार जी, मैं वही लुहारिन हूँ जिससे आपने कल ऊंट का सौदा किया था, आप भूल गए? लक्ष्मी चंद ने अपने मुनीमों की ओर देखकर कहा, कौन सा सौदा? मैंने कोई सौदा नहीं किया। सबूत है तेरे पास? कोई गवाह, कोई लिखित कागज? गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हताश होकर कहा, पर आपने खुद वादा किया था, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। लक्ष्मी चंद जोर से हंसा। धोखा? अरे लुहारिन, तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं बीकानेर का सबसे बड़ा साहूकार हूँ। अगर तू शोर मचाएगी तो तुझे और तेरे मेले को शहर से निकलवा दूंगा। अब भाग यहाँ से। उसके गुंडों ने गौरी को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। गौरी कोठी से बाहर आई। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मेला उसी शाम आगे बढ़ने वाला था। सब ने समझाया, गौरी, ये सूदखोर और ताकतवर लोग ऐसे ही होते हैं, हम गरीब कारीगर इनसे क्या लड़ेंगे, चल इसे नसीब समझ। पर गौरी के भीतर कुछ टूटने की बजाय कुछ नया जागा। उसने मन ही मन ठान लिया, नहीं, यह अन्याय यूं नहीं जाएगा। जिस चालाकी से उसने मुझे लूटा है, मैं उसे उसी की भाषा में सबक सिखाऊंगी। उस रात जब मेला सो चुका था, गौरी अपने डेरे में अकेली बैठी योजना बना रही थी। वह जानती थी कि सीधी लड़ाई में न ताकत है न गवाह, पर गौरी सिर्फ मजबूत नहीं, बेहद चतुर भी थी। उसने सोचा, लक्ष्मी चंद समझता है मैं एक बेबस लुहारिन हूँ, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि एक औरत की बुद्धि किसी तलवार से ज्यादा तेज होती है। रात भर जागकर उसने पूरी योजना तैयार कर ली। अगली सुबह उसने मेले के बुजुर्ग कारीगर से कहा, बाबा, मुझे बीकानेर में कुछ दिन रुकना है, आप लोग आगे बढ़ जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। बुजुर्ग ने चिंता से पूछा, बेटी अकेली क्या करेगी? वो साहूकार बहुत खतरनाक है। गौरी मुस्कुराई, चिंता मत करो बाबा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। मेला चला गया और गौरी अकेली बीकानेर में एक छोटी सी धर्मशाला में ठहर गई। अब उसने अपना पूरा भेष बदल दिया। साधारण लुहारिन वाले कपड़े उतारे, एक भारी रेशमी लहंगा चोली पहनी, बालों में चमेली का गजरा लगाया, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, हाथों में सोने के कड़े। अब वह किसी अमीर घर की बेटी जैसी लग रही थी। पर सिर्फ भेष बदलना काफी नहीं था, उसे कोठी में बिना शक के घुसना था। उसने धर्मशाला के मालिक से पूछा, लक्ष्मी चंद साहूकार को क्या पसंद है? मालिक बोला, उन्हें कठपुतली नाच और लोक गायन का बहुत शौक है। हर दिवाली को कोठी में बड़ी महफिल सजती है, दूर दूर से कलाकार बुलाते हैं। यह सुनते ही गौरी की आंखों में चमक आ गई। बचपन से उसे कठपुतली नाच और गायन आता था। मेले में रात को लोग आग के पास बैठते तो उसकी आवाज सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। उसने ठान लिया, यही कला उसका हथियार बनेगी। अगले कुछ दिन वह तैयारी में लगी रही। बाजार से नई कठपुतलियां खरीदी, गीत चुने और शहर में पता लगाया कि दिवाली की महफिल
महफिल कब है? एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटी इस दिवाली पूनम की रात को कोठी में बड़ी महफिल होगी, बड़े बड़े सेठ और कलाकार आएंगे। गौरी ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस यही मौका है। आखिर वह दिवाली की रात आ गई। गौरी ने खुद को राजकुमारी की तरह सजाया और लक्ष्मी चंद की कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंची। दरबान ने रोका, कौन हो? गौरी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं उदयपुर से आई एक कठपुतली नचाने वाली और गायिका हूँ। सुना है आज बड़ी महफिल है, साहूकार जी के सामने कला दिखाना चाहती हूँ। उसका रूप और लहजा देखकर दरबान ने बिना शक किए अंदर जाने दिया। अंदर महफिल अपने पूरे रंग में थी। बड़े बड़े सेठ, व्यापारी और कलाकार बैठे थे। ऊंची गद्दी पर बैठा था लक्ष्मी चंद, घमंड से भरा हुआ। गौरी कोने में जाकर बैठ गई, अपना दुपट्टा चेहरे पर इस तरह रखा कि कोई पहचान न सके। जब सारे कलाकार अपनी कला दिखा चुके और साहूकार ने इनाम बांटे, तभी उसने आवाज लगाई, क्या कोई और है जो कला दिखाना चाहता है? गौरी ने यही मौका चुना। वह धीरे से उठी, दुपट्टा हटाया और आगे बढ़ी। जैसे ही उसकी सूरत पर नजर पड़ी, महफिल में सन्नाटा छा गया। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया। लक्ष्मी चंद ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? गौरी मुस्कुराई, मैं एक ऐसी यात्री हूँ जो बुद्धि और कला का सौदा करती है। यह जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। लक्ष्मी चंद बोला, तो दिखाओ अपनी कला। गौरी ने पहले कठपुतली नाच दिखाया, फिर एक मार्मिक राजस्थानी लोक गीत गाए। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि पूरी महफिल मंत्रमुग्ध हो गई। गीत खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लक्ष्मी चंद प्रसन्न होकर बोला, वाह क्या कला है, बोलो क्या इनाम चाहिए? गौरी शांत स्वर में बोली, साहूकार जी मुझे धन नहीं, एक बुद्धि का खेल चाहिए। सुना है आप सबसे चतुर हैं, क्या मेरे साथ पहेलियों का खेल खेलेंगे? लक्ष्मी चंद के चेहरे पर घमंड फैल गया। बोला, बुद्धि का खेल मुझसे? ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इस तरह गौरी ने अपनी योजना का पहला कदम सफल कर लिया। महफिल में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी चंद बोला, तो बताओ क्या खेलना है? गौरी बोली, पहेलियों का खेल। आप एक पूछेंगे, मैं एक पूछूंगी, जो हारेगा उसे विजेता की एक शर्त माननी पड़ेगी। लक्ष्मी चंद ने ठहाका लगाया, ठीक है, पर याद रखना मैंने आज तक कोई पहेली नहीं हारी। गौरी बोली, तो आप पहले पूछिए। लक्ष्मी चंद ने एक कठिन पहेली सुनाई। वो क्या है जो जन्म से अंधा होता है फिर भी सब कुछ देखता है? कुछ लोग सोच में पड़ गए, पर गौरी ने तुरंत कहा, सपना। महफिल तालियों से गूंज उठी। लक्ष्मी चंद थोड़ा चौंका पर बोला, अब तुम्हारी बारी। गौरी ने गहरी सांस ली। उसकी पहेली में ऊंट, सौदे और धोखे का इशारा था, पर इतने घुमावदार शब्दों में कि कोई सीधे न समझ सके। वह बोली, एक सेठ था जिसके पास एक अनमोल जवाहरात था। एक अमीर व्यापारी ने कहा, मैं इसे खरीदूंगा, कल आना। पर जब सेठ अगले दिन गया तो व्यापारी बोला, मैंने कोई वादा नहीं किया। अब बताइए इस कहानी में सबसे बड़ा ठग कौन है? वो सेठ